हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, देखिए हम लोग बेटा भारत की नदियों पर थे। भारत की नदियों के क्रम में हमने गंगा नदी तंत्र प्रारंभ कर दिया था। क्या भैया? हमने गंगा रिवर सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था। बिना टाइम वेस्ट किए हम गंगा रिवर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। गंगा रिवर सिस्टम में हमने सबसे पहले पंचप्रयाग देखे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पंचप्रयाग में ठीक है हमने देखो, पंचप्रयाग में हमने विष्णु प्रयाग देखा। विष्णु प्रयाग के नीचे फिर हमने नंद प्रयाग देखा, फिर हमने कर्ण प्रयाग देखा, फिर हमने रुद्र प्रयाग देखा, और उसके बाद फिर हमने भैया जी देव प्रयाग देखा। गंगा नदी को देखा, यमुना नदी को देखा, चंबल नदी को देखा। अब हम बात करेंगे ठीक है सोन नदी के बारे में, है ना। गंगा रिवर सिस्टम में गंगा से जो दाहिने तट पर नदियां आकर मिलती हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कौन सी नदी है भैया? सोन नदी है। तो हम सोन नदी के बारे में बात करेंगे। और आप लोग जो बार बार बोलते हैं ना कि सर मैप से बता दो, बिल्कुल मैप से बताऊंगा, लेकिन ठीक है ना, पहले ये मैं आपको बता दूं, समझा दूं, ठीक है। उसके बाद एक एक पॉइंट को मैं मैप से बताते हुए बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा आपको। आपको बिल्कुल भी ठीक है परेशान नहीं होना है। चलिए, ठीक है, तो आइए हम लोग कहां पर चलते हैं। हम लोग चलते हैं भैया जी सोन नदी पर। ठीक है, सोन नदी। अब ये जो सोन नदी है, ठीक है ना, आप सबको पता है, हमें भी पता है कि सोन नदी का उद्गम कहां से होता है। ठीक है, उद्गम कहां से होता है बताओ बेटा। तो जब सोन नदी के उद्गम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जब हम सोन नदी का ओरिजिन देखेंगे, तो बच्चे हम सब लोग जानते हैं कि सोन नदी जो निकलती है, जो सोन नदी का उद्गम होता है, वह भैया जी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ठीक है, आपके सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जो बच्चे आपकी मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी। और इस मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भैया जी मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर आप कहेंगे कि अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक है। तो ये अमरकंटक से प्रवाहित होती है। इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक है। तो बेसिकली कहां से निकलती है ये भैया जी? अमरकंटक से निकलती है। ठीक, कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र के क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। ठीक है ना। और इस नदी की धारा में बहुत सारे ठीक है छोटे 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 सोने के कण भी होने के कारण इसको सोन नदी कहा जाता है। इस वजह से ठीक है इसको सोन नदी कहा जाता है कुल मिलाकर। लेकिन ये बिहार में ठीक है पटना के निकट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बिहार के पटना में ही ये गंगा नदी से जाके मिल जाती है बस। ठीक है, तो बिहार के पटना में ये गंगा नदी से मिल जाती है, बिहार के पटना में। चलिए, ठीक है भैया। तो ये बिहार के पटना में, बिहार के पटना में गंगा नदी से जाकर मिलती है, गंगा नदी से जाकर मिलती है। तो भैया जी ये कहां पर? ये बिहार के पटना में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। तो इस तरह से कुछ हमने सोन नदी को अच्छे से क्लियर किया। अब हम आएंगे भैया जी किस पर? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर अब हम दामोदर नदी के बारे में चर्चा करेंगे। अब भैया ये जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर का पठार आप सबने देखा ही है। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलकर बच्चों ये दामोदर नदी जो है, ये गंगा की ठीक है वितरिका, गंगा की वितरिका में जाके मिलती है। और गंगा की वितरिका है हुगली बेटा, तो ये हुगली में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, गंगा नदी जब बेटा प्रवाहित होते हुए फरक्का पर आती है, ये फरक्का जो है ये एक स्थान है पश्चिम बंगाल का। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये गंगा नदी जब प्रवाहित होते हुए कहां पर आती है? ये गंगा नदी जब बहते बहते पश्चिम बंगाल के फरक्का तक आती है। बच्चों एक सेकंड बस मैं सॉक्स पहन लूं, ठंड लग रही थी बहुत तेज। पूनम, बस बच्चों एक सेकंड है ना।
मुझे नहीं पता था कि यार इतनी तेज ठंड लगेगी पैरों में। ठीक है, दो जगह बेटा बिल्कुल ठंड मत लगने दो अगर तुम्हें ठंड से बचना है, एक पैरों में एक कानों में। ठीक है, तो कानों में तो खैर चलो चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए ठीक है, तो गंगा नदी जब बेटा प्रवाहित होते हुए फरक्का पे आती है, किस पे आती है? फरक्का पे। तो फरक्का पर आने के बाद ये नदी दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है, दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है ये नदी। ठीक है, कौन कौन सी बेटा? तो गंगा नदी फरक्का पर दो वितरिकाओं में डिवाइड होती है, इसको वितरिका कहेंगे, दो वितरिकाओं में डिवाइड होगी ये गंगा नदी फरक्का पर। इसकी एक जो वितरिका है वो भागीरथी कहलाएगी, भागीरथी, जी हाँ। और एक इसकी वितरिका जो है वह हुगली कहलाएगी। जो कलकत्ता है वह बेटा इसी नदी के तट पर है, हुगली नदी के तट पर है कलकत्ता शहर। जो कलकत्ता शहर है वह आपका इसी हुगली नदी के तट पर है, ये बात ध्यान रखना। तो जो आपका कलकत्ता शहर है वह कलकत्ता शहर कौन सी नदी के तट पर है आपसे पूछा जाए? ठीक है, तो हुगली नदी के तट पर है। अब कहानी यह है बेटा कि ये जो दामोदर नदी है इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है, और छोटा नागपुर के पठार से निकलकर ये हुगली में जाकर मिल जाती है। हम इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ये अपना लगातार मार्ग परिवर्तन करती है, और मार्ग परिवर्तन करने के कारण बेटा उन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, तो पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ये नदी भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, और बच्चों इस नदी के बेसिन में बहुत अधिक मात्रा में कोयला भी पाया जाता है, तो ये भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, और इस नदी के बेसिन में कोयला भी पाया जाता है, इसे हम पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से ठीक ठाक प्रश्न बन जाते हैं आपके दामोदर नदी से। तो दामोदर नदी का भैया जी उद्गम कहां पर है, ये कहां से निकलती है? तो उद्गम इसका छोटा नागपुर के पठार से है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों से निकलती है दामोदर नदी, पठारी क्षेत्र से निकलती है। इसके बाद ये हुगली में जाकर मिल जाती है, हुगली में जाकर मिल जाते हैं। अब एक्चुअली हुगली गंगा ही है, ध्यान रखना, तो इसलिए हम दामोदर को गंगा की सहायक नदी मानते हैं, क्योंकि हुगली है तो गंगा ही, तो इसलिए दामोदर को हम क्या गंगा की सहायक नदी मानते हैं। तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के हुगली में जाकर बच्चों ये निकलती है, और हुगली में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। किससे बच्चे? गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी। या फिर मैं गंगा ना कहकर एक और बात कह सकता हूं बेटा, क्या कि हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, क्योंकि गंगा की वितरिका है हुगली नदी। तो आप कुछ भी कहो बेटा, राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है, तो वही वाली बात है ये। तो ये हुगली नदी में, लेकिन एग्जैक्टली हुगली में, लेकिन चूंकि हुगली ही गंगा है, क्योंकि गंगा की वितरिका है हुगली, तो ये इस तरह से हुगली नदी में जाकर मिल जाएगी। अब इस नदी के बारे में जो पॉइंट्स बनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये नदी जो है ना आपकी बच्चे, कौन सी? दामोदर नदी, ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है दामोदर नदी। तो बेटा ये जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, रिफ्ट वैली, तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है ये दामोदर नदी। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। तो ये जो दामोदर नदी है, बोलो मेरे साथ साथ, ये जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी भैया जी कहां पर? ये दामोदर नदी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी में। कहां पर प्रवाहित होती है भैया जी? तो ये दामोदर नदी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी में। कहां पर भैया जी? भ्रंश घाटी में। मेरे साथ साथ बोलेंगे। तो ये दामोदर नदी सर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा हम इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं, शोक भी कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं बिहार का शोक किसे कहा जाता है? आप कहेंगे कोशी को। और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बाबू? इसको हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, इसको हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों कि इस नदी के बेसिन में, नदी के बेसिन में ठीक है ना, कोयला पाया जाता है। इस नदी के बेसिन में भैया जी क्या? कोयला पाया जाता है।
इस नदी के बेसिन में कोयला पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सर इस नदी के बेसिन में पाया जाता है कोयला। इस नदी के बेसिन में क्या पाया जाता है भैया जी? इस नदी के बेसिन में पाया जाता है कोयला। बस इतनी सी बात है। तो दामोदर और सोन ये दोनों नदियां आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यमुना हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। यमुना की सहायक नदी चंबल में आपको बता ही चुका हूं। अब मैं यमुना की सहायक नदियों पे आऊंगा। तो यमुना की सहायक नदियों में मैं केन से स्टार्ट करता हूं बेटा, क्योंकि यमुना की सहायक नदियों में एक तो खुद आपने यमुना देख ली, दूसरी आपने चंबल देख ली। अब मैं केन नदी से प्रारंभ करूंगा। तो बेटा मैं केन नदी पर आता हूं। ठीक है, चलिए आइए। तो अब हम चलते हैं किस पर? केन नदी पर बाबू। आओ, अब हम किस पर चलते हैं सर? केन नदी पर, केन रिवर। हम केन नदी को समझते हैं। आओ सब लोग, और आओ हम सब मिलकर किसको समझते हैं? केन नदी को समझते हैं। ये जो बेटा केन नदी है आपकी, ये मध्य प्रदेश का जो सतना जिला है, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में सतना जिला है, मध्य प्रदेश में सतना, तो सतना जिले में बेटा ये कैमूर की पहाड़ियों से ये केन नदी निकलती है। कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है केन नदी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो केन नदी है, इसका उद्गम मैं लिखता हूं, इसका उद्गम मैं लिखता हूं। तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सतना जिले के, मध्य प्रदेश के सतना जिले के, मध्य प्रदेश के बेटा सतना जिले के, तो ये भैया जी मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कैमूर हिल्स से निकलती है, इसका उद्गम होता है। तो केन नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में जो कैमूर हिल्स है, जो कैमूर की पहाड़ियां बेटा, वहां से ये निकलती है। लेकिन ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो ये यमुना से कहां पर मिलेगी जाकर? तो ये यमुना से उत्तर प्रदेश का जो बच्चे आपका बांदा जिला है, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये यमुना से जाकर मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, ध्यान रखना। तो यह यमुना से, यमुना से उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर मिल जाती है। बांदा जिले में जाकर मिल जाती है, मिल जाती है। मिल जाती है। तो बेटा ये यमुना से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर मिल जाती है। अब ये जो केन है, ठीक है, यहीं पर मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि एक वेतवा नदी है। ठीक है ना, वेतवा, वेतवा। ये वेतवा जो है बच्चे, ये भी यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखना। ये भी यमुना की सहायक नदी है, सहायक नदी। सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये है बच्चे कि इसका भी उद्गम कैमूर हिल्स से होता है। इसका भी जो ओरिजिन होता है, इसका भी जो उद्गम होता है, वो कहां से होता है भैया जी? कैमूर हिल्स से। ये भी कैमूर हिल्स से निकलती है, ये भी कैमूर हिल्स से निकलती है। इसका भी उद्गम कैमूर हिल्स से होता है। ये भी ठीक है कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये ठीक है यमुना से, यमुना से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर मिलती है। ये यमुना से उत्तर प्रदेश के, प्रदेश के हमीरपुर में जाकर मिलती है। हमीरपुर में जाकर मिलती है, हमीरपुर में जाकर मिलती है, जाकर मिलती है, हमीरपुर में जाकर मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया जी कहां पर? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब गंगा और यमुना, ठीक है, इन दोनों की सहायक नदियों को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। जब हम गंगा यमुना की सहायक नदियों को देख चुके, तो अब हम किस पर आएंगे बेटा? हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे आएंगे। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को देखेंगे। जी हाँ बेटा, ठीक है। एक बार सब लोग इसी बात पर थम्स अप कर दो। अच्छा, आप सतना से हैं, बहुत अच्छे। हाँ, गंगा हो गया बेटा, ठीक है, गंगा फंगा, ठीक है जी।
तो यहां पर केन नदी भी हो गई। केन नदी के बारे में हमने बहुत अच्छे से सारी चीजें देख ली, ठीक है। वेतवा भी देख ली, और उससे पहले हमने सोन और दामोदर देख ली, ये भी हमारी कंप्लीट होंगी जी बहुत अच्छे से। अब हम आएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर, भैया जी किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर अब हम आएंगे। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है भैया, इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे पहले तो हमें क्या पढ़नी है, सबसे पहले हमें ब्रह्मपुत्र नदी ही पढ़नी है। इस पूरे रिवर सिस्टम में सबसे पहले हमें ब्रह्मपुत्र नदी ही पढ़नी है जी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है, शानदार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमें भैया जी क्या पढ़ना है, हमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है सर, ब्रह्मपुत्र नदी। तो जब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमें नदी पढ़नी होगी, सबसे पहले जो हमें नदी पढ़नी होगी, वह सबसे पहली नदी ही कौन सी होगी, वो सबसे पहली नदी ही भैया जी ब्रह्मपुत्र होगी। वह सबसे पहली नदी ही कौन सी होगी, वो सबसे पहली नदी ही भैया जी ब्रह्मपुत्र नदी होगी। तो आइए अब हम यहां पर चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है, हर एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट को बेटा बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वह भी मानसरोवर लेक के पास से होता है। तो इस नदी का जो ओरिजिन हुआ, इस नदी का जो उद्गम हुआ ब्रह्मपुत्र नदी का, वो मानसरोवर लेक के पास से बेटा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ, ठीक है। इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर को वहां पर आंग्सी ग्लेशियर भी कहते हैं। और आंग्सी ग्लेशियर मतलब ये वहां की रीजनल लैंग्वेज में है आंग्सी ग्लेशियर। आंग्सी ग्लेशियर का जो अर्थ होता है वो होता है महान हिमनद। आंग्सी ग्लेशियर का अर्थ क्या होता है, तो आंग्सी ग्लेशियर का अर्थ होता है एक महान हिमनद, एक बड़ा हिमनद, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, इसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत में, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित, झील के निकट स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है बेटा। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है जी। तो इसका जो उद्गम, इसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत में मानसरोवर लेक के निकट स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर होता है। इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर को वहां की स्थानीय भाषा में, वहां की स्थानीय भाषा में आंग्सी ग्लेशियर कहते हैं। वहां की स्थानीय भाषा में आंग्सी ग्लेशियर कहते हैं, आंग्सी ग्लेशियर कहते हैं। और ये जो आंग्सी ग्लेशियर होता है इसका अर्थ होता है महान हिमनद बेटा। क्या होता है आंग्सी ग्लेशियर का अर्थ, आंग्सी ग्लेशियर को हम महान हिमनद के नाम से भी जानते हैं। आंग्सी ग्लेशियर को हम महान हिमनद के नाम से भी जानते हैं। आंग्सी ग्लेशियर को महान हिमनद के नाम से भी आंग्सी ग्लेशियर को जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो बच्चे कि किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं रहा होगा, कोई भी इश्यू नहीं रहा होगा। ठीक है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में हम आंग्सी ग्लेशियर कहते हैं। आंग्सी ग्लेशियर बोले तो बेटा महान हिमनद, वहां से नदी निकलती है। अब ये जो तिब्बत में बेटा इस नदी को हम शांगपो कहते हैं। शांगपो, शांगपो का मतलब है पवित्र नदी। जैसे हमारी गंगा पवित्र नदी है, ऐसे तिब्बत में वहां के लोग इसको शांगपो रिवर कहते हैं, शांगपो कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं अगला पॉइंट कि तिब्बत में इसको शांगपो कहा जाता है। ठीक है जी, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को बेटा क्या कहा जाता है, शांगपो कहा जाता है। शांगपो कहा जाता है। तो हम तिब्बत में इस नदी को शांगपो कहते हैं।
हम जी तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं, हम तिब्बत में इस नदी को शांगपो कहते हैं। शांगपो का अर्थ होता है, ठीक है, पवित्र नदी। अगर आप इसका अर्थ पूछें तो इसका अर्थ क्या होगा, शांगपो का अर्थ होगा पवित्र नदी। आप कहेंगे कि सर फिर इसको ब्रह्मपुत्र कहां पर कहेंगे, भाई तिब्बत में तो ये शांगपो है, तिब्बत से ये निकली तो जहां से निकलती है तो वहां पर ये शांगपो है, फिर आखिर ये ब्रह्मपुत्र कहां पर कहलाएगी, तो भैया जी असम में हम इसे ब्रह्मपुत्र कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। कहां पर, असम में। तो असम में हम इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, असम में हम इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। असम में एक्चुअली इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ये असम में ही जाकर ब्रह्मपुत्र बनती है, ये असम में ही जाकर बेटा क्या बनती है, ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र। लेकिन अगर मैं अरुणाचल में बात करूं तो अरुणाचल में हम इसको दिहांग कहते हैं, अरुणाचल में हम इसको क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ही, ठीक है ना, जो यांगयाप दर्रा है बेटा वो इसी नदी के द्वारा निर्मित है। यांगयाप, मैंने बताया था ना अरुणाचल में यांगयाप है, तो जो यांगयाप दर्रा है वो इसी नदी के द्वारा ही निर्मित है बेटा, या ये यांगयाप दर्रे से ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ना, ध्यान रखना। तो अरुणाचल में हम इसको क्या कहते हैं, दिहांग। अरुणाचल में हम इसको क्या कहते हैं बेटा, अरुणाचल में हम इसको दिहांग नदी कहते हैं। अरुणाचल में हम इसको क्या कहते हैं बाबू, बोलो मेरे साथ, अरुणाचल में हम इसको दिहांग रिवर कहते हैं, दिहांग नदी। और यहां पर ये यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, दर्रे से प्रवेश करती है, या यांगयाप दर्रा बेसिकली इसी नदी के द्वारा ही निर्मित दर्रा है। तो यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट हो गया बेटा, ये यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। कहां पर भैया जी, अरुणाचल में। और अरुणाचल में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में हम इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल में बेसिकली हम इस नदी को बेटा क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। जब ये नदी असम में आती है तो इसमें एक द्वीप है, माजुली द्वीप, बच्चे को बताए तो असम में ये नदी बेसिकली एक द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप। अभी जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ध्यान रखना, असम में ये एक द्वीप का निर्माण करती है, ठीक है, जिसका नाम माजुली द्वीप है। असम में यह है, असम में यह है विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, नदी द्वीप का निर्माण करती है। निर्माण करती है, करती है बेटा, इसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, ठीक है। तो असम में यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, और विश्व का बेटा ये सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या कहलाता है, ये माजुली द्वीप कहलाता है, ठीक है। जब ये बेटा बांग्लादेश की ओर प्रवाहित होती है तो बांग्लादेश में हम इसको जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में हम इसको क्या कहते हैं, जमुना, ठीक है। तो बांग्लादेश में जब ये जाएगी तो ये नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश में, ठीक है, हम गंगा नदी को किस नाम से जानेंगे, गंगा को हम किस नाम से जाएंगे बांग्लादेश में, तो हम इसको पद्मा। तो पद्मा और जमुना जब ये बांग्लादेश में मिल जाती हैं आपस में तब ये बनती है मेघना, ठीक है ना। तो देखो बांग्लादेश का सीन क्या है ये मैं बता देता हूं, ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये बात समझना, ये बांग्लादेश, पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं। बांग्लादेश, बांग्लादेश से पहले आप ये यहां पर मान के चलो फरक्का, बांग्लादेश से पहले ये है फरक्का, ठीक है। और ये इस तरह से आपकी गंगा नदी आ रही है, इस तरह से गंगा नदी आपकी आ रही है, ये ऐसे गंगा नदी है। तो गंगा नदी यहां से दो शाखाओं में बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी एक शाखा कहलाएगी हुगली, हुगली, जिस पर कि आपका कोलकाता बसा हुआ है, हुगली पर कोलकाता बसा हुआ है, ठीक है। इसकी एक शाखा क्या कहलाएगी, हुगली। और इसकी जो दूसरी शाखा निकल जाएगी इसको हम लोग कहेंगे भागीरथी। क्या कहेंगे बेटा, भागीरथी। जब तक ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। जैसे ये भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो ये भागीरथी हो जाएगी बेटा पद्मा। क्या हो जाएगी, पद्मा। तो जैसे ही इसने पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने पर ये क्या हो गई, पद्मा हो गई पश्चिम बंगाल में। और ठीक है, ये है आपका आंग्सी ग्लेशियर, आंग्सी ग्लेशियर, आंग्सी ग्लेशियर का मतलब चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, आंग्सी ग्लेशियर कह दो या चिमायुंगडुंग कह दो। अब इसकी कहानी सुनो,
आंगसी ग्लेशियर कह दो बेटा या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कह दो, जो भी आप कहना चाहो आप वो बोल दो। ठीक है, यहां से आपको पता है बेटा, यहां से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तिब्बत में क्या है, तिब्बत में शांगपो है। तिब्बत में जब तक ये प्रवाहित हुई तब तक ये क्या है भैया जी, तब तक ये शांगपो है, जब तक तिब्बत में प्रवाहित हुई। तिब्बत के बाद जब ये अरुणाचल में आएगी, अरुणाचल में, तो अरुणाचल में ये दिहांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया जी, अरुणाचल में ये दिहांग नदी हो जाएगी, दिहांग रिवर हो जाएगी। और अरुणाचल के बाद जैसे ये असम में आती है, असम में, तो अरुणाचल के बाद बेटा असम में आने पर ये जो दिहांग है, असम में आने पर ये क्या हो जाएगी, ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी जी, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश में, ये दिहांग नदी, और तिब्बत में ये सांगपो नदी, सांगपो नदी हो जाएगी। तो असम में ये हो जाएगी भैया जी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना बेटा। तो ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। अब असम के बाद, देखिए असम के बाद प्रवाहित होते हुए जब ये बांग्लादेश में आती है, कहां पर आती है बेटा, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में हम इसको कहते हैं जमुना, बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, जमुना, बांग्लादेश में जमुना। अब बांग्लादेश में ये ध्यान रखना, बांग्लादेश में जमुना और पद्मा दोनों आपस में मिली और इनकी संयुक्त धारा कहलाई मेघना। क्या कहलाई, इनकी संयुक्त धारा जो बनी वह मेघना कहलाई। ठीक है, चलिए, तो ये बात मैं यहां पर लिख देता हूं जिससे कि आप इस बात को कभी भी नहीं भूलें। ठीक है, तो बांग्लादेश में हम इसे, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना कहते हैं। ठीक है, और पद्मा प्लस जमुना की संयुक्त धारा, जमुना की संयुक्त धारा मेघना के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है ना, मेघना के नाम से प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा बेटा किस नाम से, मेघना के नाम से। तो फिर ये मेघना के नाम से प्रवाहित होती है, ये मेघना नदी ठीक है बन जाती है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेपाल हिमालय से आकर, ठीक है, तीस्ता नदी इसमें मिलती है। तीस्ता नदी बेसिकली कहां पर मिलेगी बेटा, धुबरी में। ठीक है, धुबरी में तीस्ता नदी इससे आकर मिलेगी। तो तीस्ता बेसिकली जमुना से आकर मिलेगी, क्योंकि ये बांग्लादेश में क्या है, जमुना, ये बांग्लादेश में क्या है, जमुना। तो जो तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर नेपाल हिमालय से निकलती है, ये बात ध्यान रखना। तीस्ता रिवर देखिए इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, तो तीस्ता जो है बेटा इसकी सहायक नदी है। तो वो नेपाल हिमालय से तीस्ता नदी निकलती है और नेपाल हिमालय से निकलकर बेटा ये धुबरी के निकट, ठीक है, ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है, या फिर मैं बात कहूं तो जमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये समझो यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रह्मपुत्र, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये मैं लिख देता हूं यहां पर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। नीचे लिख देता हूं मैं सहायक नदियां, नीचे लिख देता हूं बाबू मैं क्या, सहायक नदियां। और जब मैंने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां लिखी तो बस ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको कि भैया जी इधर जो है ये वाली, ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं, बाएं तट की सहायक नदियां हैं ये वाली जो है, बाएं तट की सहायक नदियां हैं ये वाली। और ये वाली जो है सर, ये वाली भैया जी दाएं तट की सहायक नदियां हैं, दाएं तट की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र ये बाएं वाली तट की और ये बच्चे किसकी, ये दाएं वाली तट की सहायक नदियां हैं। आइए तो करते हैं शुरुआत। ब्रह्मपुत्र बाएं तट और दाएं तट की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की जो बाएं तट से आकर नदी मिलती हैं उसमें लोहित, दिबांग, धनसिरी और कलंग है। ठीक है ना, बोलो लोहित, दिबांग, धनसिरी और कलंग नदी है। बस समझ में रही है, कलंग नदी है। ठीक, कलंग कह दो या कलक कह दो। तो लोहित, दिबांग, धनसिरी, कलंग नदी बेटा ये बाएं तट की है, बाएं तट की धनसिरी, धनसिरी बाएं तट की है। ठीक है, अगर सुबनसिरी पूछा जाए, सुबनसिरी, तो सुबनसिरी बेटा दाएं तट की है,
जो ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है सुबनसिरी। सुबनसिरी कौन सी है? सुबनसिरी दाएं तट की है। तो इसकी दो सहायक नदियां सुबनसिरी और धनसिरी वो ब्रह्मपुत्र की ही है। बहुत पूछा जाता है। एक लोहित पूछा जाता है, तो लोहित भी ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है, सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद कामिंग है, मानस है, संकोच है और बराक है। कामिंग है, मानस है, ठीक ना, बराक है, संकोच है। संकोच ये इसकी दाएं तट की सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। ये ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? सुबनसिरी, कामिंग, मानस, बराक, संकोच। सुबनसिरी, कामिंग, मानस, बराक, संकोच ये दाएं तट की है। बाएं तट की लोहित, दिवंग, धनसिरी और कलंग है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? अच्छा, अब ये जो आप संकोच नदी देख रहे हो, ये संकोच नदी असम और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा, ये असम और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है संकोच नदी। असम और बांग्लादेश की मध्य सीमा बनाती है, कि मध्य सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। संकोच नदी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और कुछ अन्य प्रमुख सहायक नदियों में, अन्य प्रमुख नदियों में हम महानदियों को देखते हैं। ठीक है, तो अन्य प्रमुख नदियों में हम सबसे पहले महानदी को देखते हैं। महानदी, ठीक है, तो अन्य प्रमुख नदियां देखेंगे। ये तो एक रिवर सिस्टम हो गया। इस रिवर सिस्टम में सिंधु रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब कुछ और अन्य नदियां जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले महानदी के बारे में आकर बात करेंगे। महानदी ये छत्तीसगढ़ की सिहोवा श्रेणी से निकलती है और छत्तीसगढ़ की सिहोवा श्रेणी से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो छत्तीसगढ़ की सिहोवा श्रेणी से निकली, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गई। और जो बेटा हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो इसी नदी पर है। जो हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो महानदी पर ही है। किस पर है? महानदी पर है, हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो ये जो है हमारी कौन सी भैया? ये जो है हमारी महानदी। ये महानदी का अगर उद्गम आपसे पूछा जाए, उद्गम, तो इसका जो उद्गम है वह छत्तीसगढ़ के सिहोवा श्रेणी से, छत्तीसगढ़ की सिहोवा श्रेणी से निकलती है। छत्तीसगढ़ की सिहोवा श्रेणी से बेटा ये नदी निकलती है। इसका जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ की सिहोवा श्रेणी से है। तो ये निकली छत्तीसगढ़ की सिहोवा श्रेणी से और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवाहित होती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवाहित होती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है बेटा। इस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी है। हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इस पर बेटा। नदी घाटी परियोजना इसी नदी पर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है सर, है ना भैया। तो हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना महानदी पर है। मेरे साथ साथ बोलो, हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस पर है? हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना महानदी पर है ना, महानदी पर है। हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सर किस पर है? तो वो महानदी पर है। और ठीक है, इस नदी के बेसिन में भी बेटा कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो इस नदी के बेसिन में भी कोयला, ठीक है ना, कोयला संपन्न क्षेत्र है इस नदी का बेसिन। कोयला संपन्न क्षेत्र है इस नदी का बेसिन। किसका बेटा? महानदी का। तो महानदी का बेसिन कोयला ठीक है संपन्न क्षेत्र है। अगर मैं इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो एक सहायक नदी आपने सुनी होगी, ईव। ईव, ईव इसी की सहायक नदी है। ठीक है, हो सकता है कि आपने ना भी सुनी हो, कोई बात नहीं, लेकिन ईव जो है वह इसी की सहायक नदी है। बहुत प्रमुख सहायक नदी है बच्चे ईव। ठीक है ना। इसके बाद एग्जाम में बेटा तेल नदी पूछा गया है, इसी की सहायक नदी है तेल नदी। एग्जाम में जोंक नदी पूछा गया, इसी की सहायक नदी है।
लेकिन ये बहुत छोटी छोटी नदियां हैं बेटा, बहुत छोटी छोटी। ठीक है, चलिए इसके बाद शिवनाथ। शिवनाथ, शिवनाथ जो है वो इसी महानदी की सहायक नदी है, शिवनाथ। इसके बाद बेटा मांड, इसी की सहायक नदी है। और हसदो, हसदो, ठीक है, रो मत तुम, हसदो, हसदो भी महानदी की ही सहायक नदी है। हसदो भी किसकी बेटा, महानदी की ही सहायक नदी है, हसदो। अब आप बार बार कह रहे थे कि सर आप मैप के माध्यम से समझाइए, है ना, आपकी एक डिमांड थी कि सर आप मैप के माध्यम से समझाइए। चलो बेटा ठीक है, एक बार मैं तीनों रिवर सिस्टम को मैप के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं आप मुझे तुरंत उसका जवाब दोगे। चलिए एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ग्लेशियर पिघल जाए तो क्या होगा। मनीष कुमार यार, ठीक है ना, कभी फुर्सत से मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना, मैं क्या बताऊं अब आपको। ठीक है, मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे बस केवल 1-1.5 महीने का समय मिला और उसमें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाया, पूरे डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है ना। चलिए आनंद जी कह रहे हैं सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, चलिए थैंक यू सो मच। सर इतना डीप पूछेगा क्या यार, डीप में नहीं पढ़ा रहा तुमको लगता है कि सर डीप पढ़ा रहे हैं, भाई मुझे जो पता है, ठीक है, मैं वो पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी ठीक है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, है ना, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम के नेचर को ध्यान में रखते हुए। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूं, देखो ठीक है, ये देखो आप, ये आप यहां पर ऐसे करके बनाना, ये प्लीज यहां पर ये देखना, मैं जब खुद से बनाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब मैं खुद से बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो आप यहां पर देखो, यहां पर फोकस करना, सब लोग जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन सब लोगों को यहां पे फोकस करना है कि बेटा ये है तिब्बत, इन क्षेत्रों में ये तिब्बत है, और ये यहां पे तिब्बत में मानसरोवर लेक है। मेरी बात समझ रहा है, ये क्या है, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील तिब्बत में, मानसरोवर झील। ठीक है, अब यहां पर मानसरोवर झील है बेटा। अब यहां पर एक ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है, ठीक है, बोखरचू। कौन सा ग्लेशियर बेटा, बोखरचू, बोखरचू। यहां पर एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसका नाम है चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, जिसको हम आंसी ग्लेशियर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, आंसी ग्लेशियर भी कह देते हैं, आंसी ग्लेशियर। और यहां पर एक झील है जिसका नाम है रॉक्सताल या राक्षस ताल। यहां पर एक झील है रॉक्सताल या राक्षस ताल, और यहां से भी एक नदी निकलती है। तो देखो बेटा, ठीक है, ये जो बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर से एक झील निकलती है, और वह झील इस तरह से बच्चे भारत में प्रवेश करती हुई और ऐसे करते जो है ना यहां से निकल जाती है, ऐसे। वो आपकी जो नदी है, ठीक है, सॉरी झील नहीं, नदी, वो जो आपकी नदी है, वो जो आपकी रिवर है जो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, मेरी बात प्लीज समझना, वो जो नदी है बेटा आपकी जो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद बच्चे पश्चिम की तरह प्रवाहित होती है। ठीक, बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद, बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के बाद बच्चे वो एक इस तरह से दक्षिण की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ वो टर्न करती है, और फिर यहां पर वह भारत में प्रवेश करती है।
चलो बच्चे, ठीक है। तो आओ यहां पर, आप लोग कह रहे थे ना कि मैप से पढ़ना है जी, आप लोग कह रहे थे ना बेटा मैप से पढ़ना है, तो वही चलिए ठीक है। तो यहां पर वो साउथ की तरफ बैंड करती है, फिर वो यहां पर ठीक है प्रवेश करती है भारत में। लेकिन भारत में बच्चे वो किस प्रांत में, ठीक है, भारत के किस रीजन में, लद्दाख में। अब इसी नदी के तट पर आपके, ठीक है ध्यान रखना, लेह बसा हुआ है। जो लेह है वो लेह बच्चे इसी नदी के तट पर है, और उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सिंधु नदी कहते हैं। तो ये जो नदी है आपकी, ये भैया जी ये आपकी कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी है, ये दमचौक के पास से प्रवेश करती है, ठीक है ध्यान रखना है आपको, फिर ये निकल जाती है। तो ये आपकी सिंधु है। अब सिंधु की जो सहायक नदी है वो है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। कौन सी, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो ये जो मानसरोवर लेक है, इस मानसरोवर लेक से इस तरह से निकलती है आपकी, ठीक है, सतलुज नदी। ठीक है, ये मानसरोवर लेक से बच्चे कौन सी नदी निकलती है, ये सतलुज नदी निकलती है। और ये जो सतलुज नदी, ये जो सतलुज रिवर है, ये सतलुज नदी जब भारत में प्रवेश करेगी तो हिमाचल में सिपकीला दर्रे के पास से ये भारत में प्रवेश करेगी। किससे बच्चे, सिपकीला दर्रे के पास से ये भारत में प्रवेश करेगी। ये इस तरह से बच्चे ये भी यहां पर प्रवाहित होते हुए निकल जाएगी सतलुज नदी, सतलुज नदी। अब इसके बाद जो है आपकी ब्यास नदी, ठीक है, इसके बाद जो है बेटा वो आपकी ब्यास नदी। तो जब आप ब्यास नदी को देखोगे तो ब्यास नदी आपकी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में से ही निकलती है बच्चे ब्यास नदी। और ब्यास नदी पूरी तरह से, ठीक है ध्यान रखना, ब्यास नदी पूरी तरह से बेटा हिमाचल प्रदेश में ही निकलेगी, और हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद भारत में ही प्रवाहित होते हुए बच्चे वो, ठीक है, इस पे जाके मिल जाएगी। किसमें बच्चे, सतलुज नदी में जाके मिल जाएगी। तो सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है, वह कौन सी नदी है भैया जी, वो ब्यास नदी है। तो ये वाली जो नदी है इसको मैं ऐसे पॉइंट आउट करके लिख देता हूं कि भैया जी ये नदी जो है ये आपकी ब्यास नदी है। कौन सी नदी है, ये ब्यास नदी है। ये इस तरह से आके मिल जाएगी, ठीक है, ब्यास नदी है। अब नेक्स्ट आगे, ठीक है, रावी। अब रावी जो है, रावी भी हिमाचल प्रदेश में ही, ठीक है ना, रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलेगी। लेकिन रावी नदी इस तरह से निकलते हुए और ऐसे करके बेटा आगे निकल जाएगी, है ना, आगे निकल जाएगी। अब रावी के बाद जब आप चिनाब देखेंगे तो चिनाब बड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलेगी, अपेक्षाकृत थोड़ा सा ऊपर से निकलेगी यहां से, और बड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलकर, ठीक है, ये जो बेटा चिनाब है, चिनाब जो है ये बड़े लाचा दर्रे के पास निकलकर ये इस तरह से आगे बढ़ती हुई प्रवाहित हो जाएगी। और फिर इस चिनाब में जाकर बच्चे कौन सी नदी मिलेगी, इस चिनाब में जाकर ये आपकी रावी नदी मिलेगी। तो रावी जो है, रावी वह चिनाब में जाकर मिलती है। रावी जो है बेटा वो किस में जाकर मिलती है, चिनाब में जाकर मिलती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये चिनाब नदी है। कौन सी नदी है, चिनाब नदी है। ये चिनाब नदी तो बेटा जल प्रवाहित करते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब चिनाब नदी में आकर मिल जाएगी आपकी सतलुज। चिनाब में आकर आपकी कौन सी मिल जाएगी, सतलुज नदी चिनाब में आकर मिल जाएगी। जब ये सतलुज नदी बेटा चिनाब में आकर मिल जाएगी तो उस तरह से आप ऊपर देख ही रहे हो कि ये सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, सिंधु। और फिर सिंधु में बच्चे ये आपकी चिनाब नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी, सिंधु में आपकी ये चिनाब नदी। जहां बेटा सिंधु में ये चिनाब नदी मिलेगी वो पाकिस्तान का मीठन कोट नाम का स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा, मीठन कोट नाम का स्थान होगा। तो देखो सतलुज हो गई, सतलुज, सतलुज के ऊपर ये व्यास नदी हो गई। ये वाली कौन सी है, व्यास नदी है। ये वाली देखो व्यास नदी, ये वाली आपकी सतलुज व्यास। ये वाली जो है ऊपर आपकी ये रावी नदी हो गई, रावी नदी। ये भी बेटा कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी। तो बेटा सतलुज हो गई, ये ब्यास हो गई, ठीक है। ये वाली कौन सी है, ये वाली रावी है, ठीक है, ये वाली रावी है, डेट, ठीक है, ये वाली नदी रावी है। फिर रावी के ऊपर बेटा ये चिनाब है। चिनाब जो है बड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है, चंद्र और भागा के नाम से चिनाब। फिर जम्मू कश्मीर में बेटा वेरीनाग झील से निकलती है आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। झेलम नदी। अब ये जो झेलम निकली है ना बेटा, ये झेलम भी किस में जाकर मिलेगी, झेलम भी बेटा पाकिस्तान के क्षेत्रों में चिनाब से जाकर मिलेगी। ये झेलम भी चिनाब से जाकर मिलेगी। अब ये किन किन क्षेत्रों में किस किस से मिल रही है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इनका क्रम बिल्कुल सेम ऐसा ही है, सतलुज है, फिर ये व्यास है, फिर ये रावी है, उसके ऊपर ये जो चिनाब है, लास्ट में झेलम है, और फिर ये आपकी कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। और ये इस तरह से ध्यान रखना, ये इस तरह से सतलुज लास्ट में जाके बच्चे आपके चिनाब से मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रखना ब्यास, ठीक है, भारत में ही सतलुज नदी में मिल जाएगी। तो ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पूरा का पूरा प्रवाह क्षेत्र है बेटा वो भारत ही है, ठीक है। ये ध्यान रखना पूरा का पूरा प्रवाह क्षेत्र क्या है, भारत ही है। अब यहां पर बच्चे आपका, ठीक है, उत्तराखंड के क्षेत्रों से, तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आपके गंगोत्री ग्लेशियर से ये ऐसे करके बच्चे नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा नदी। क्या नाम है बेटा इसका, गंगा नदी।
ये गंगा नदी निकलती है मेरे प्यारे बच्चे। अब ये जो गंगा नदी निकलती है, इस गंगा नदी से आकर बच्चे सबसे पहली जो नदी मिलती है कन्नौज के निकट, उसका नाम है रामगंगा। कौन सी नदी बच्चे? रामगंगा नदी, जो सबसे पहले यहाँ पर आकर मिल जाती है, रामगंगा। और उसके बाद यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से जो गंगा नदी से आकर मिलती है बेटा, कहां पर? प्रयागराज में। ऐसे प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिलती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है यमुना नदी। उस नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। तो उसको हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यमुना दाएं तट से आकर मिली, रामगंगा बेटा बाएं तट से आकर मिली। अब इस यमुना से भी आकर मिलेगी, ठीक है। अगर इस यमुना से आकर मिलने वाली नदियों में हम देखें बेटा, तो चंबल नदी है जो यमुना से आकर मिलती है। कहां पर मिलती है बेटा? इटावा के निकट, ठीक है, ये मिल जाती है। आमतौर पर तो औरैया के मुरादगंज नाम के क्षेत्र में ये चंबल नदी भैया आपकी यमुना नदी से आकर मिल जाती है। फिर यमुना से और भी छोटी मोटी नदियां अगर मिलेंगी, ठीक है, छोटी मोटी नहीं, इनफैक्ट ठीक ठाक बड़ी नदियां यमुना से आकर मिलेंगी। तो यमुना से मिलकर आने वाली नदियों में, ठीक है, यहाँ पर आपकी बेतवा होगी, बेतवा होगी। ये फिर आपकी कीन नदी भी आकर मिलेगी। कौन सी नदी आकर मिलेगी भैया जी? कीन नदी भी आकर मिलेगी। तो बेतवा और कीन नदी आकर यहाँ पर मिलेंगी भैया जी, किससे? यमुना से। फिर एक टॉन्स नदी होगी बच्चे, टॉन्स रिवर। टॉन्स रिवर जो है वो प्रयागराज के सिरसा के पास जाके गंगा से मिलेगी। किससे मिलेगी? गंगा से मिलेगी, गंगा से। और इधर ऐसे, ठीक है, इधर ऐसे बेटा ये सोन नदी प्रवाहित होती हुई भी गंगा से आकर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो सोन नदी गंगा से मिलेगी, ये कहां पर मिलेगी बेटा? आपके पटना में मिलेगी, ठीक है। तो ये सोन नदी हो गई, सोन नदी। अब आप कहेंगे सर सोन नदी वहां कैसे पहुंच गई? तो सोन नदी वहां पर नहीं पहुंच पाएगी। सोन नदी को मैं यहीं पे बता देता, लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जगह नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो इस वजह से मुझे उस तरह से वहां पे बताना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है ना। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। बस मैं आपको सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ कि इसको आप समझ लो, ठीक है, सांकेतिक रूप से आप समझ लो। तो रामगंगा, ठीक है, रामगंगा के बाद बच्चे दूसरी नदी कौन सी आकर मिली? गोमती, जो कि गाजीपुर के निकट आकर मिली। गोमती गाजीपुर के निकट आकर मिली, गोमती नदी आकर मिली, ठीक है जी। तो रामगंगा, गोमती। गोमती के बाद भैया जी कौन सी? गोमती के बाद अगली कौन सी? घाघरा ऑब्लिक करनाली, 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 ठीक है ना। घाघरा ऑब्लिक करनाली जो सीतापुर के क्षेत्रों में आकर बेटा मिलेगी, तो घाघरा ऑब्लिक करनाली। घाघरा से काली शारदा भी मिलती है और घाघरा से राप्ती नदी भी मिलती है, राप्ती नदी भी मिलती है, ठीक है। फिर इससे आकर मिलेगी आपकी गंडक नदी, छपरा के क्षेत्रों में गंडक, गंडक आकर मिलेगी। और उसके बाद भैया जी फिर यहाँ पर, ठीक है, बिहार के क्षेत्रों में आकर कोसी गंगा से मिलेगी, कोसी मिलेगी। और कोसी के बाद सबसे लास्ट में इससे महानंदा नदी आकर मिलेगी। कौन सी नदी बेटा? महानंदा नदी आकर मिलेगी। इस तरह से महानंदा नदी। तो ये एक क्रम है, ठीक है। इस क्रम को मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, इसको मैंने समझा दिया। आप अगर एक काम करेंगे ना, अगर आप मैप देख भी लेंगे अब, तो अगर आप मैप देख लेते हैं तो महज मैप देखने मात्र से, ठीक है, आपके बहुत सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी एकदम। मतलब जो भी आपने नदियों को पढ़ा, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप इन सारी नदियों को क्लियर कर लेंगे। मुझे तो देखो बच्चे ऐसा प्रतीत होता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो नदियां मैंने पढ़ाई हैं, अगर एक बार आप इनको रिकॉल करके, रिवीजन करके और एटलस लेके बैठोगे, एक एक नदी को देखोगे, तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैं मैप से पढ़ाता, बहुत अच्छे से पढ़ाता बेटा, बहुत समय लेता, लेकिन आपको पता है कि समय का बड़ा अभाव है, ठीक है, सच में। अब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र देखेंगे। कौन सा भैया जी? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। आइए, तो आपने जिद की थी मैप से, तो मैंने मैप से बताने की कोशिश की किस तरह से इससे आके नदियां मिलती हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे, हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा गोदावरी नदी। सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे जी? तो सबसे पहले भैया जी हम देखेंगे गोदावरी नदी। अब ये जो गोदावरी नदी है, हम सबको पता है गोदावरी नदी का जो उद्गम है बेटा, वह पश्चिमी घाट में जो महाराष्ट्र है, ठीक है ना, राज्य, तो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के एक गांव है, एक गांव है जिसका नाम है त्र्यंबकम, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबकम। तो बेटा त्र्यंबकम गांव से या त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से इसका गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है, गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है, इसका जो ओरिजिन होता है आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि गोदावरी नदी का उद्गम, ठीक है ना, पश्चिमी घाट में,
पश्चिमी घाट में स्थित, पश्चिमी घाट में स्थित बेटा त्रिम्बकम गांव में स्थित पहाड़ी से, त्रिम्बकम गांव में स्थित पहाड़ी से, स्थित पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम होता है बेटा वह पश्चिमी घाट में स्थित, मेरे साथ साथ बोलेंगे वो कहां से, वो पश्चिमी घाट में स्थित त्रिम्बकम गांव में, पश्चिमी घाट में स्थित त्रिम्बकम गांव में स्थित पहाड़ी से होता है। अब एक्चुअली मैं सही बात बताऊं तो इसका उद्गम हो रहा है उत्तरी सह्याद्री से भी। जी कहां से हो रहा है इसका उद्गम, तो इसका जो उद्गम हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है सर उत्तरी सह्याद्री से, मेरे साथ साथ बोलना। इसका उद्गम जी कहां से हो रहा है, तो इसका उद्गम हो रहा है भैया जी उत्तरी सह्याद्री से, नॉर्थ सह्याद्री से उद्गम हो रहा है। और उत्तरी सह्याद्री में, उत्तरी सह्याद्री में, ठीक है ना, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है ये त्रिम्बकम गांव। तो वहां से बच्चे इसका उद्गम होता है, वहां से इसका उद्गम होता है, ठीक, गोदावरी नदी का, वहां से इसका उद्गम होता है बेटा गोदावरी नदी का। आप सब लोग जानते हैं कि गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल डिपॉजिट करती है, तो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। हम सब लोग जानते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, खाड़ी में प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल डिपॉजिट करती है। ये भैया जी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जो सहायक नदियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, सहायक नदियां, ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसकी सहायक नदियों में देखिए इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, नाम आपको याद करने हैं। इंद्रावती, इसकी सहायक नदियों में इंद्रावती, प्राणहिता, प्राणहिता, पूर्णा, मेरे साथ साथ बोलो, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, बोलो इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा। ठीक है, इसके बाद प्रवरा, मंजरा और सबरी, प्रवरा, मंजरा, शबरी, सबरी। ठीक है, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, प्रवरा, मंजरा, सबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, ठीक है, बोलो इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, ठीक है, मंजरा, प्रवरा और सबरी। ठीक है ना, इसके बाद वर्धा, वर्धा इसी की सहायक नदी है बच्चे, वर्धा इसी की सहायक नदी है। और दो नदियां जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, पेनगंगा और बेनगंगा, इसी की सहायक नदी है बच्चे, पेनगंगा और बेनगंगा इसी की सहायक नदी है। ठीक है, तो बोलो मेरे साथ, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, प्रवरा, मंजरा, शबरी। ठीक है, इसके बाद वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा इसी की सहायक नदियां हैं। किसकी भैया जी, गोदावरी की। ठीक है, तो गोदावरी हो या कृष्णा हो या फिर बेटा कावेरी हो, ये सहायक नदियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी सहायक नदियां बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है बच्चे जी। ठीक है, चलिए अब बेटा प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों में सर्वाधिक लंबी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये ध्यान रखना, कितनी, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो मैं लिख देता हूं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे ज्यादा लंबी है ये नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, नदियों में सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई है, सबसे ज्यादा लंबाई है बेटा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, सबसे ज्यादा लेंथ, सबसे ज्यादा लंबाई प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बेटा किसकी है, गोदावरी नदी की है। किसकी है बाबू, बोलो गोदावरी नदी की है। ठीक है ना, चलिए कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है जी, ध्यान रखना 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है जी। कितनी लंबाई है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ठीक है, ध्यान रखना इसको बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहते हैं।
बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा, कुछ भी कहो, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा इसको बोलते हैं। किसको भैया जी? गोदावरी नदी को। किसको? गोदावरी नदी को। ठीक है, अब इसके बाद हम एक नदी और डिस्कस करते जाएंगे बस केवल, ठीक है, जिसका नाम है कृष्णा नदी। भैया कृष्णा नदी। अब ये जो कृष्णा नदी है, ये भी कृष्णा नदी सेम है, इसका भी भाई सब कुछ, इसका भी पूरा सीन सेम है। कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वह भी उत्तरी सह्याद्री में होता है। उत्तरी सह्याद्री से बेटा इसका भी उद्गम होता है। अब उत्तरी सह्याद्री बोले तो, उत्तरी सह्याद्री बोले तो बेटा उत्तरी पश्चिमी घाट से, उत्तरी पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है सर? सेम महाराष्ट्र राज्य के, महाराष्ट्र राज्य का नासिक जिला, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के महाबलेश्वरम गांव से या महाबलेश्वरम हिल्स से, महाबलेश्वरम हिल्स से महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है भैया जी, किससे? महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से, महाबलेश्वरम हिल से इसका उद्गम होता है। तो इसका उद्गम उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के महाबलेश्वरम हिल्स से इसका उद्गम होता है। एक एक बात ये सबको समझ में आ रही है? एक बार प्लीज थम्स अप करो सब लोग कि हाँ सर, ठीक है, आप लोग थम्स अप करो कि आपके समझ में आ रही है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बस कृष्णा और उसकी सहायक नदियों को बताऊंगा, बाकी की जो बची हुई नदी है जैसे कावेरी और कुछ अन्य प्रमुख नदियां, उनको बेटा फिर कल बताएंगे, है ना। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आगे, यह जो है ये प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो सर ये प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है बेटा कृष्णा नदी की। अब ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इन नदियों के बारे में वो है इनकी सहायक नदियां। ठीक है, तो वो है भैया जी क्या? इनकी सहायक नदियां। तो इनकी सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो इनकी सहायक नदियों में देखो, ठीक है, आपको ये तो पता होगा कि मूसी इसी की सहायक नदी है। ठीक है, ये सब जानते हैं। दूसरा बेटा तुंगभद्रा इसी की सहायक नदी है, ये सब जानते हैं। ठीक है, मूसी और तुंगभद्रा, मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद स्थित है। इसी नदी के किनारे हैदराबाद है, आप लिख लेना। तो मूसी तुंगभद्रा सब जानते हैं, लेकिन जो आपको जानना है वो जानना है बेटा भीमा, इसी की सहायक नदी है भीमा। चौथा आपको जानना है कोयना, जिसपे कोयना परियोजना चलती है। इस कोयना नदी पर क्या चलती है? कोयना परियोजना, तो इसी पर है बेटा। ठीक है ना। इसके बाद आपने दो प्रवाह नदियां सुनी होंगी, एक घाट प्रवाह, एक माल प्रवाह। वह दोनों प्रवाह नदियां इसी की सहायक नदी हैं, घाट प्रवाह, माल प्रवाह। और एक है वर्णा, वर्णा भी इसी की सहायक नदी है। ठीक है, तो मूसी, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, वर्णा इसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, दो प्रवाह, घाट प्रवाह और माल प्रवाह। ठीक है, अब दो गंगा मिलेंगी, आठवां, दो गंगा मिलेंगी बेटा, एक दूध गंगा, एक वाण गंगा। दूध गंगा और बाण गंगा दोनों इसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो गंगा, दो गंगा नदियां मिलती हैं, दो प्रभा नदियां मिलती हैं, और दो गंगा नदियां जो मिली वह दूध गंगा, बाण गंगा कृष्णा की ही सहायक नदियां हैं। दो प्रभा नदियां जो मिली, घाट प्रभा और माल प्रभा, वह भी भैया जी किसकी? कृष्णा की ही सहायक नदियां हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, मूसी मैंने बता दिया, दूध गंगा, बाण गंगा हो गया। एक और तीसरी गंगा पंचगंगा, पंचगंगा। तो पंचगंगा एक तीसरी गंगा नदी हुई। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचना कि गंगा है, ठीक है, इनके पीछे गंगा लगा है तो ये गंगा की सहायक नदियां होंगी, नहीं, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। दूध गंगा, बाण गंगा, पंचगंगा। लेकिन इनके पीछे गंगा लगा है, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा की। क्लियर है? मूसी, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, वर्णा, ये किसकी है सर? सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा महाबलेश्वरम हिल से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले की उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल डिपॉजिट करती है, इसकी सहायक नदियां हैं।
प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1400 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर थैंक यू सो मच बच्चों। फिर हमारी मुलाकात आज रात में होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ 7:30 बजे। ठीक है, ध्यान रखना 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटा, ठीक है ना, हमारी आपसे मुलाकात होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो बचा हुआ मैपिंग है पूरे विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, नदियां वगैरह, वो सब हम 7:30 बजे तब तक कंप्लीट कराएंगे जब तक कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इतने में जब तक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, यहाँ पर आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। आप पूछते हैं सर कितने तारीख तक आप लगभग करा दोगे? बेटा 4-5 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ और मस्त रहो, ठीक है, बढ़िया रहो, शानदार फर्स्ट क्लास रहो। एक बार सब लोग थम्स अप कर दोगे? हाँ बिल्कुल, रीजनिंग का टाइम हो गया, ठीक है, बिल्कुल हो गया बच्चे। आपके प्यारे राहुल सर बस, ठीक है ना, खड़े ही होंगे स्टूडियो में, स्टूडियो में खड़े होंगे, वो भी लास्ट की 5-10 मिनट मेरी क्लास देख लेते हैं, गुस्सा भी करते हैं, ठीक है, मन ही मन में बताओ यार ये मास्टर क्लास ही नहीं छोड़ रहा। चलिए राहुल सर के लिए ढेर सारा लव यू, बाय बाय, थैंक यू।